वर्ष 2023 में 296 अमेरिकी कंपनियों ने दिवालियापन की घोषणा की, जो 2008 के महान वित्तीय संकट के बाद सबसे अधिक संख्या है। दिवालिया चौंकाने वाली गिरावट। मुख्य पुनर्गठन आरण पड़ रहा है। कंपनियां अब 2020 के बाद से सबसे तेज दर से दिवालियापन के लिए आवेदन कर रही हैं। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि ये कंपनियां हमारे आसपास लगभग सब कुछ की मालिक हैं। आंटी एनीज और सिनाबोन और सबवे और बास्किन रॉबिन्स और डंकिन और दर्जनों अन्य प्रतिष्ठित ब्रांड्स, टी चीज केक फैक्ट्री से लेकर आरबी से, सोनिक से, बार मेथड से एक वास्तविक स्कूल ऑफ रॉक तक, सभी एक ही कंपनी के स्वामित्व में। प्राइवेट इक्विटी द्वारा स्वामित्व वाली कंपनियों के दिवालिया होने की संभावना 10 गुना ज्यादा होती है। समस्या यह है कि अमेरिका में 14 में से एक श्रमिक को उनकी तनख्वाह एक प्राइवेट इक्विटी स्वामित्व वाली कंपनी से मिलती है। दुनिया भर में 1000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। एनर्जी के दर्जनों कर्मचारियों को वह खबर मिली जिसका उन्हें डर लगभग $1.4 ट्रिलियन की संपत्ति का प्रबंधन करते हुए निजी इक्विटी फर्मों का सभी अमेरिकियों की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव है। लेकिन निजी इक्विटी क्या है? उनके पास एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और टेस्ला से भी ज्यादा पैसा कैसे है? और वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ क्या कर रहे हैं? पिछले दशक में प्राइवेट इक्विटी फर्म्स या पीई फर्म्स ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रभाव प्राप्त किया है। यह चार्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राइवेट इक्विटी फर्म्स द्वारा रखी गई संपत्तियों का मूल्य दिखाता है। शुरुआती 2000 के दशक से ये फर्म्स बड़े पैमाने पर धन का प्रबंधन कर रही हैं और यह आंकड़ा चिंताजनक रूप से बढ़ा है। देखिए, 2021 निजी इक्विटी के लिए एक विशेष वर्ष था। EY का नवीनतम पीपल्स दिखाता है कि हमारे पास सौदे के मूल्य के लिए पहली बार $1 खरब का वर्ष साल था। 2023 तक ब्लैकस्टोन, डेट कार्लाइल ग्रुप और विस्टा इक्विटी पार्टनर्स जैसी संस्थाएं लगभग $12 ट्रिलियन के परिसंपत्तियों का प्रबंधन कर रही थीं, जो देश की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों के सम्मिलित मूल्य से अधिक था। लेकिन इस अत्यधिक वृद्धि ने अनगिनत उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। साल 2016 में लॉस एंजलिस स्थित प्रोस्पेक्ट मेडिकल होल्डिंग्स ने डेलावेयर काउंटी मेमोरियल खरीदा। 2018 तक निजी इक्विटी निवेशकों की मदद से कंपनी ने 6 राज्यों में 20 अस्पतालों का अधिग्रहण कर लिया था। पेंसिल्वेनिया में प्रोस्पेक्ट मेडिकल ने समुदाय को सेवा बढ़ाने का वादा किया, लेकिन पिछले नवंबर में अस्पताल बंद हो गया। उत्पादन से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक हर क्षेत्र में जहां निजी इक्विटी ने हस्तक्षेप किया है, वहां लागत लगभग 26% तक बढ़ गई है। प्राइवेट इक्विटी कंपनियों ने कंपनियों की संरचना और प्रबंधन के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। पारंपरिक रूप से एक पीई फंड के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं: कंपनियों का अधिग्रहण करना, उन्हें पुनर्गठित करना और अंततः उन्हें बड़े मुनाफे पर बेचना। 2023 तक इस दृष्टिकोण ने प्राइवेट इक्विटी कंपनियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कॉर्पोरेट पूंजी का लगभग 20% नियंत्रित करने की अनुमति दी है, जबकि 2000 में यह केवल 4% था। प्रमुख शहरों में किराए की कीमतें अमेरिका में 30% से अधिक बढ़ रही हैं। वृद्धि के कुछ कारण हैं, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि विशेष रूप से एक मुख्य कारण है प्राइवेट इक्विटी फर्म। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी और निजी इक्विटी स्वामित्व वाली कंपनी के बीच अंतर यह है कि सार्वजनिक कंपनियों को SEC के नियमों का पालन करना होता है और अपनी तिमाही प्रदर्शन को प्रकाशित करना होता है। इसके विपरीत निजी कंपनियों को अपने संचालन, मालिकों या यहाँ तक कि वे लाभदायक हैं या नहीं, इसकी जानकारी प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती। साल 2005 से लगभग 3457 सार्वजनिक कंपनियों को निजी इक्विटी फर्मों द्वारा अधिग्रहित किया गया है, जिससे वे सार्वजनिक जांच, मीडिया ध्यान और नियामक निगरानी से बाहर हो गई हैं। टोशिबा एक विदेशी प्राइवेट इक्विटी फर्म से आने वाले खरीदी प्रस्ताव पर विचार करेगा, जिसमें प्राइवेट होने का विकल्प शामिल है। प्राइवेट इक्विटी फर्म CVC कैपिटल पार्टनर्स ने टोशिबा के शेयरों की एक बड़ी संख्या खरीदने और एक्टिविस्ट शेयर धारकों के दबाव को टालने के लिए प्राइवेट होने का प्रस्ताव दिया है। इस तेजी से बढ़ते विकास ने बाजार के 1/5वें हिस्से को लगभग अदृश्य बना दिया है, जिससे अमेरिकी वित्त का विशाल मात्रा प्रबंधित करने वाली कंपनियां बिना किसी निगरानी या नियंत्रण के रह गई हैं। लीवरेज्ड बायआउट या LBO एक प्रमुख पहलू है निजी इक्विटी फर्म संचालन का। इस रणनीति में एक कंपनी को अधिग्रहित करने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा उधार लेना शामिल है, जिसमें एक विशेष पहलू यह है कि आरण अधिग्रहित कंपनी पर आता है, न कि पीई फर्म पर। इस प्रथा का एक ऐतिहासिक उदाहरण 1978 में KKR द्वारा हड इंडस्ट्रीज की अधिग्रहण है, जहां कुल सौदे के मूल्य का 1% से कम पी फर्म द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जबकि बाकी बैंक ऋणों के माध्यम से कवर किया गया। टॉयज R Us इसका हाल का एक उदाहरण है। 2005 में KKR फंड के नेतृत्व में निवेशकों के एक समूह ने चेन का लगभग $6.6 अरब में एक अधिग्रहण किया।
तब से कंपनी पर हर साल $400 मिलियन का ब्याज कर्ज का बोझ रहा, जब तक उसने 2017 में दिवालियापन घोषित नहीं किया। अमेरिका में सबसे बड़ी खिलौना स्टोर श्रृंखला टॉयज आर अस ने दिवालियापन संरक्षण के लिए अर्जी दी है। रातों रात चैप्टर 11 की फाइलिंग एक विशेष खुदरा विक्रेता द्वारा किया गया सबसे बड़ा फाइलिंग में से एक है। ये एक बैलेंस शीट का मुद्दा है, उनके समग्र संचालन के साथ व्यापारिक मुद्दा नहीं है, क्योंकि वे कुल $5 अरब से अधिक के आर्न का पुनर्गठन करने की कोशिश कर रहे हैं। उधार पर खरीदी की रणनीति और अधिग्रहित कंपनियों की पुनर्संरचना ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर गहरा और अक्सर नकारात्मक प्रभाव डाला है। टॉयज आर अस के मामले में लिए गए कर्ज ने कंपनी की शाखाओं की बिक्री और लगभग 30,000 नौकरियों के नुकसान का कारण बना। ये पैटर्न कई बार दोहराया गया है, जिससे न केवल व्यक्तिगत कंपनियों बल्कि पूरे उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है। तो हमारी तीसरी कहानी निजी इक्विटी के डेंटिस्ट्री में शामिल होने से संबंधित है। निजी इक्विटी की बदौलत न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया तक कार वॉश उद्योग पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। 2001 और 2007 के बीच उत्तोलनित अधिग्रहणों में निवेश कई गुना बढ़ा, $62 बिलियन से बढ़कर $775 बिलियन हो गया, जिससे केवल 2007 में 2,500 से अधिक अधिग्रहण हुए। समस्या यह है कि पीई कंपनियों द्वारा अधिग्रहित कंपनियों के दिवालिया होने की संभावना 10 गुना अधिक होती है, जिससे कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और पूरे समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पिछले दशक में निजी इक्विटी कंपनियों ने शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाई है, जिसके चिंताजनक परिणाम सामने आए हैं। और कुछ लोग स्वास्थ्य सेवा उद्योग में प्राइवेट इक्विटी की रणनीतियों से और भी अधिक चिंतित हैं। वे बस इससे पैसे कमाने के लिए चाहते हैं, वे बस और अधिक धनी होना चाहते हैं, लेकिन यह हमारे देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य की कीमत पर है। यह ग्राफ दर्शाता है कि हाल के वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल लागत और निजी इक्विटी फर्मों के विस्तार के बीच क्या संबंध है। शिक्षा क्षेत्र में इन फर्मों ने लगभग 1,000 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का अधिग्रहण किया है, और एक अध्ययन से पता चला है कि इन संस्थानों के छात्रों के स्नातक होने की संभावना 133% कम है, और वे श्रम बाजार में 5.8% कम कमाते हैं। स्वास्थ्य सेवा में नर्सिंग होम्स में निजी इक्विटी निवेश 2000 के शुरुआती वर्षों में $5 अरब से बढ़कर 2023 में $100 अरब हो गया है। इस क्षेत्र में अधिग्रहणों के परिणाम स्वरूप लागत में कटौती, छंटनी और मरीजों के लिए खराब परिणाम हुए हैं। एक अध्ययन ने दिखाया कि निजी इक्विटी फर्मों के स्वामित्व वाले नर्सिंग होम में रोगी मृत्यु दर में 10% की वृद्धि हुई, जिसका अर्थ है 12 वर्ष की अवधि में अतिरिक्त 22,500 जीवनों की हानि। आज अनुमान लगाया गया है कि देश के इमरजेंसी विभागों में से 40% से अधिक का प्रबंध लाभकारी स्टाफिंग कंपनियों द्वारा किया जाता है, जो सभी निजी इक्विटी के स्वामित्व में हैं। ये वॉल स्ट्रीट कंपनियां अपनी निवेश पर कम समय में लाभ देखने की तलाश करती हैं, और शैक्षणिक शोधकर्ता हमें बताते हैं कि सबसे अधिक मुनाफा अक्सर आपातकालीन कक्ष में होता है। निजी इक्विटी का विकास और एकत्रीकरण अमेरिकी अर्थव्यवस्था और समाज के लिए गंभीर चुनौतियां पेश करता है। इन कंपनियों ने उद्योगों के विलय और एकाधिकारों के निर्माण को प्रभावित किया है, जिससे उन्हें कीमतें बढ़ाने और प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को घटाने की अनुमति मिली है। हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया कि निजी इक्विटी द्वारा समर्थित एनेस्थीसिया कंपनियों ने स्वतंत्र प्रथाओं की तुलना में बिना किसी औचित्य के कीमतें 26% बढ़ा दी। निजी इक्विटी संचालन में पारदर्शिता और विनियमन की कमी इन समस्याओं को बढ़ा देती है, जिससे जनता और नियामकों के लिए संभावित नकारात्मक प्रभावों की निगरानी और रोकथाम करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इन फर्मों ने विशाल वित्तीय लाभ उत्पन्न किए हैं, उन्होंने ऐसा कई कंपनियों की स्थिरता और व्यवहार्यता की कीमत पर किया है, विशेषकर उन कंपनियों की जिनका अधिग्रहण लीवरेज्ड बायआउट्स के माध्यम से किया गया है। आज भी प्राइवेट इक्विटी फर्में मनोरंजन से लेकर खेल तक हर प्रकार के उद्योगों को समाहित करती जा रही हैं। NFL के मालिकों ने कुछ निजी इक्विटी फंडों को टीमों में निवेश करने की अनुमति देने के लिए मतदान किया है। स्वीकृत फर्मों में एरिस मैनेजमेंट और ब्लैकस्टोन और कार्लाइल जैसे प्रमुख निवेशकों का एक संघ शामिल है। लाभ को अधिकतम करने के दबाव ने व्यापार बंद होने, बड़े पैमाने पर छंटनी और शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता में उल्लेखनीय गिरावट की स्थिति पैदा कर दी है। जैसे जैसे ये फर्में अपना प्रभाव बढ़ाती हैं और उद्योगों को फिर से परिभाषित करती हैं, लाभप्रदता और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देश के आर्थिक भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे, और इसमें निजी इक्विटी की भूमिका क्या होगी। इकोनॉमी मीडिया में आपका विचार हमारे लिए मायने रखता है। सदस्यता लें और नीचे टिप्पणी में हमें अपनी राय बताएं।